तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बढ़िया ही होगा, स्वस्थ होंगे, आप मस्त होंगे। चलिए, आज का ये सेशन क्लास 12th वालों के लिए है। जैसा कि क्लास 12th वालों को पता है कि अभी हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े बिना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ठीक से नहीं समझ सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या अहमियत है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करें। इससे पहले ये तय करें कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्त मित्रों के साथ। उसके बाद फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कॉपी और कलम निकाल लीजिए, शुरुआत करेंगे शुरू से एकदम। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इससे पहले 2 पार्ट मैंने बनाए, ये तीसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट में मैंने आपको कार्बनिक रसायन के बारे में समझाया कि कार्बनिक यौगिकों का इतिहास क्या रहा। दूसरा पार्ट में मैंने उसका नामकरण के बारे में बताया आपको कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की प्रकार समझाया, साधारण नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण। उसमें मैंने आपको यह भी बताया कि आईयूपीएसी नामकरण में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जैसे मूल शब्द क्या होते हैं, अनुलग्न क्या होते हैं, पूर्वलग्न क्या होते हैं, ये शब्द मैंने आपको बताया। और पार्ट 2 में एक चीज में बताते बताते रह गया था। उसमें था प्राथमिक पूर्वलग्न में बता रहा था कि प्राथमिक पूर्वलग्न में क्या होता है। तो चलिए आज प्राथमिक पूर्वलग्न और साथ ही आज हम लोग नामकरण के प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले ये जान लें कि आज के क्लास में टॉपिक क्या क्या रहने वाला है। मतलब आज के क्लास में हम लोग कौन कौन से बिंदु पे बात करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि टॉपिक क्या रहेगा। तो पहला टॉपिक रहेगा प्राथमिक पूर्वलग्न, जो कि पार्ट 2 में छूट गया था। पार्ट 2 में ही हमें कवर करना था। प्राथमिक पूर्वलग्न पे बात करनी है। उसके बाद बात करनी है आईयूपीएसी नामकरण के चरण के बारे में। आईयूपीएसी नामकरण के चरण के बारे में, यानी स्टेप के बारे में कि ये कितने स्टेप में पूर्ण होती है। और जिस स्टेप में आपको बताया जाएगा मुख्य श्रृंखला की पहचान करने, तो ये मुख्य श्रृंखला की पहचान करेंगे हम लोग। मुख्य श्रृंखला की पहचान होएगी, ठीक है। फिर हम लोग अंकन करने सीखेंगे आज, नंबरिंग, अंकन। और अंकन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नाम लिखने की कोशिश करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे। आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, यानी कुछ उदाहरण करेंगे आईयूपीएसी नाम का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सारे टॉपिक्स को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्राथमिक पूर्वलग्न का मतलब समझते हैं। देखिए, पूर्वलग्न जैसा कि आपको पता है कि जो मूल शब्द होते हैं, जो मैंने आपको बताया था पिछले दिन, मूल शब्द के आगे जो लगता है उसको हम कहते हैं प्राथमिक पूर्वलग्न कहते हैं। अब प्राथमिक पूर्वलग्न का मतलब ये होता है कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह है जिसे द्वितीयक अनुलग्न में नहीं रखा गया, बल्कि उसकी महत्व को कम समझते हुए उसको प्राथमिक पूर्वलग्न में रख दिया। वैसे आपको पता होगा कि जो क्रियात्मक समूह है उसे कौन से अनुलग्न में रखा गया था, द्वितीयक अनुलग्न में। लास्ट वीडियो में बताया था कि द्वितीयक अनुलग्न में क्रियात्मक समूह को रखा गया है। लेकिन कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह होते हैं जिसको द्वितीयक अनुलग्न में नहीं बल्कि प्राथमिक अनुलग्न में रखा गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कुछ क्रियात्मक समूह को कहां रखा गया है, प्राथमिक पूर्वलग्न में रखा गया है। प्राथमिक पूर्वलग्न में रखा गया है, प्राथमिक पूर्वलग्न में रखा गया है। जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रोसो, नाइट्रो, मैथिल, ये कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह होते हैं। जैसे मैथॉक्सी, ऐसे OCH3, मैथॉक्सी। इस तरह के और कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं जिसे प्राथमिक पूर्वलग्न में रखा गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F को फ्लोरो, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो। क्या बोलते हैं, क्लोरो। ये क्या होता है, ब्रोमो। ये क्या होता है, आइडो। ये नाइट्रोसो है ना। और ये क्या होता है, नाइट्रो होता है, ये नाइट्रो होता है। और ये मैथिल होता है, CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल। ये क्या होता है, मैथिल। और ये मैथॉक्सी होता है। इसके अलावे
ये तो प्राथमिक पूर्व लग्न में रखा गया है, लेकिन इसके अलावे और भी चीजें हैं, जैसे एक से अधिक क्रियात्मक समूह अगर आ जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक से अधिक क्रियात्मक समूह यदि आ गया, एक से अधिक क्रियात्मक समूह यदि आता है, एक से अधिक क्रियात्मक समूह अगर आ गया, तो वहां पे एक क्रियाशील समूह मुख्य होगा, बाकी जितने भी होगा, बाकी को प्रतिस्थापी मान लिया जाएगा। प्रतिस्थापी बोले तो वही 1 डिग्री पूर्व लग्न में रखा जाएगा, यानी इसके साथ, ये जो यहाँ पे लिखे गए हैं इसके साथ रखा जाएगा उसको। अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाता है किसी यौगिक में, तो एक वो मुख्य होगा। कौन सा मुख्य होगा वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी क्रियात्मक समूह को किस में रखा जाएगा, प्रतिस्थापी में रखा जाएगा, यानी 1 डिग्री पूर्व लग्न में रखा जाएगा। ठीक है, यहां तक की बातें समझते हैं आप। प्राथमिक पूर्व लग्न पर डिस्कशन हो गई। अब IUPAC नामकरण के स्टेप को समझते हैं ना। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं कि IUPAC नामकरण की स्टेप मतलब कितने चरणों में ये संपन्न होने जा रही है, इस बात को ध्यान से हम समझेंगे। देखिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक का आप नामकरण करते हैं, तो वो 3 चरणों में जाके संपन्न होती है, मतलब 3 कार्य उसके लिए करना पड़ता है। आपके जहन में सवाल आएगा कि वो कौन कौन से स्टेप है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक का हम नाम लिखना चाहते हैं, तो ऐसे कौन कौन से चरण है, ऐसे कौन कौन से स्टेप है जिसे हम फॉलो करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है वो है मुख्य श्रृंखला की पहचान, यानी आप कह सकते हो स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करते हैं, मुख्य श्रृंखला की हम पहचान करते हैं। मुख्य श्रृंखला की पहचान, मेन काम यही है, मुख्य श्रृंखला की पहचान करते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में जब मुख्य श्रृंखला की पहचान हो जाती है, तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम लोग अंकन करते हैं, नंबरिंग जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में, अंकन करते हैं। क्या करते हैं, अंकन, अंग्रेजी में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबरिंग बोलते हैं, कि हम लोग नंबरिंग करने जा रहे हैं ना, अंकन। और जब अंकन की प्रोसेस खत्म हो जाती है, तब स्टेप 3 आता है, जिसमें हम लोग एक क्रम, मतलब एलिफेटिक, अभी तो हम लोग एलिफेटिक समझ रहे हैं ना, उसके बाद हम लोग एलिसाइक्लिक समझेंगे। एलिफेटिक कार्बनिक यौगिकों का, एलिफेटिक कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखते हैं, IUPAC नाम लिखते हैं। और उसको लिखने का जो एक क्रम है, उस क्रम के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूं तब तक। चलिए, बहुत जबरदस्त। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले तो मुख्य श्रृंखला की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये इस चीज को सीखते हैं। देखिए, मुख्य श्रृंखला की पहचान करना हो तो आपको एक प्रोसेस समझना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है, स्टेप नंबर 3 में जो लिखा गया, इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। क्या है, एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम की प्रक्रिया, यानी क्रम, नाम के क्रम की बात करते हैं। एक इसके ऑर्डर होते हैं, क्या होते हैं, एक सीरीज होते हैं इसके। देखते हैं ये किस प्रकार से काम करता है, ध्यान देंगे। मैं यहीं पे चर्चा कर देता हूं। देखिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक का अगर आप नाम लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले जो होता है वो है द्वितीयक पूर्व लग्न लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, द्वितीयक पूर्व लग्न लिखी जाती है ना। क्या लिखी जाती है, द्वितीयक पूर्व लग्न प्लस प्राथमिक पूर्व लग्न। ठीक है, और प्राथमिक पूर्व लग्न के बाद जो आता है वो है मूल शब्द। मूल शब्द आपको सिखा चुके हैं, है ना, मूल शब्द आता है। और मूल शब्द के बाद जो आता है वो आता है प्राथमिक अनुलग्न। ये सब पार्ट 2 में चर्चा हो चुकी है ना। प्राथमिक अनुलग्न क्या आता है, प्राथमिक अनुलग्न आता है। इसके बाद आता है द्वितीयक अनुलग्न। क्या आता है, द्वितीयक अनुलग्न आता है। ठीक है, द्वितीयक अनुलग्न आता है।
तो ये प्रोसेस है, नाम लिखने का ये क्रम है। सबसे पहले जब भी आप नाम लिखेंगे, किसी भी कार्बनिक यौगिक का आप नाम लिखोगे, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा द्वितीयक पूर्वलग्न, उसके बाद प्राथमिक पूर्वलग्न, उसके बाद मूल शब्द, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, फिर लिखना पड़ेगा द्वितीयक अनुलग्न। थोड़ी थोड़ी परी एक बार रिमाइंड कर लीजिए चीजों को, क्योंकि यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो यही चीज हमें काम में आने वाला है। द्वितीयक पूर्वलग्न में क्या आता है? द्वितीयक पूर्वलग्न में प्रतिस्थापी आता है। द्वितीयक पूर्वलग्न में क्या आता है? प्रतिस्थापी आता है। प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, कभी याद करिए कि प्रतिस्थापी का मतलब मैंने आपको बताया कि जो द्वितीयक अनुलग्न में क्रियात्मक समूह है, कुछ क्रियात्मक समूह को इस ग्रुप में छोड़ गया है। जैसे छोड़ गया, क्या छोड़ गया सर? फ्लोरो छोड़ गया, क्लोरो छोड़ गया, ब्रोमो छोड़ गया, आइडो छोड़ गया, नाइट्रोसो छोड़ गया, ऐसे नाइट्रोसो छोड़, ऐसे कई तमाम चीजें हैं जिसमें इसमें जैसे मैथिल छोड़ गया, CH3, मैथोक्सी, ऐसे करके कई ऐसे चीज इसमें छोड़ दिया गया। या एक से अधिक क्रियात्मक समूह जब किसी यौगिक में आ जाता है तो उसमें एक क्रियात्मक समूह तो मुख्य हो जाता है, बाकी को इसी श्रेणी में छोड़ा गया है। ठीक है साहब। प्राथमिक पूर्वलग्न का मतलब मैंने आपको समझाया कि अगर कार्बन की श्रृंखला बंद है तो इसके लिए, यदि कार्बन की श्रृंखला बंद रहती है, इसमें बात मैंने आपको समझाया कि यदि कार्बन श्रृंखला बंद हो, कार्बन श्रृंखला क्या हो? बंद हो। यदि कार्बन श्रृंखला बंद हो, क्लोज हो, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था और वो शब्द था साइक्लो। कार्बन श्रृंखला अगर बंद हो तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था साइक्लो। मूल शब्द में बताया गया था कार्बन की लेंथ, कार्बन की संख्या को यह निरूपित करता है। एक कार्बन रहता है तो उसके लिए एक जो शब्द डिजाइन किया गया है, एक कार्बन के लिए शब्द डिजाइन किया गया है मैथ। इसी तरह अगर दो कार्बन हो तो इसके लिए शब्द डिजाइन किया गया है एथ, तीन कार्बन हो तो प्रॉप। ये ऑलरेडी मैंने पार्ट 2 में बात किया है, आप चाहे तो उसको जाकर के देख सकते हैं। प्राथमिक अनुलग्न में आपको पता है मैंने बॉन्ड के बारे में बात की, जिससे अगर एक बंद है तो उसके लिए एक शब्द यूज होता है एन, दो बंद है तो उसके लिए एक शब्द यूज होता है इन, तीन बंद है तो उसके लिए एक शब्द यूज होता है जिसको कहते हैं आइन, जिसको क्या कहते हैं? आइन कहते हैं। ठीक बात। और द्वितीयक अनुलग्न में आप सभी को पता है कि इसमें क्रियात्मक समूह शामिल है, क्रियात्मक समूह इसमें आता है। ठीक है। क्रियात्मक समूह की बात करें, जैसे OH आता है, जैसे COOH आता है, CHO आता है, पूरी इसकी एक श्रेणी होती है जो कि हम लोग आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे। तो मुख्य रूप से जो पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया, ये बात आपको समझाया था। तो आज सबसे पहले बारी है मुख्य श्रृंखला की पहचान करने का। देखिए, मुख्य श्रृंखला की पहचान करने से पहले ये चीज दिमाग में आपको बैठा लेना चाहिए। ये चीज अगर दिमाग में बैठ गया तो आप मुख्य श्रृंखला की पहचान भी आसानी से कर पाओगे, अंकन भी आप आसानी से कर पाओगे। लेकिन ये बात दिमाग में बैठ जाना चाहिए, द्वितीयक पूर्वलग्न प्लस प्राथमिक पूर्वलग्न प्लस मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न, ये बात आपके दिमाग में बढ़िया से बैठ जाना चाहिए। अगर ये बात बढ़िया से बैठ जाता है तो यकीन मानिए कि आप मुख्य श्रृंखला की पहचान और अंकन करने में आप सफल हो जाएंगे। तो देखिए, अगर ये चीज दिमाग में बैठ गया ना, तो एक चीज और दिमाग में सेट कर लीजिए आप, सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है ना, सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है ये पूरे सिनेरियो में, इस पूरे सिनेरियो में सबसे ज्यादा वैल्यू द्वितीयक अनुलग्न की होती है। मतलब क्रियात्मक समूह की सबसे ज्यादा वैल्यू होने का मतलब है इसकी प्रायोरिटी, इसकी प्राथमिकताएं होती है, इसको सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, कि इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो दिमाग में याद रखिएगा कि क्रियात्मक समूह यानी द्वितीयक अनुलग्न यानी क्रियात्मक समूह की वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अगर किसी की ज्यादा वैल्यू होती है तो डबल बॉन्ड की होती है। क्रियात्मक समूह के बाद मैं एक सिनेरियो सेट कर देता हूं, प्राथमिकताएं सेट कर देता हूं। सबसे टॉप पे जो रहेगा वो क्या रहेगा? क्रियात्मक समूह। एक मैं प्राथमिकता सेट कर देता हूं, ये अंकन में और मुख्य श्रृंखला में काम आएगा। ठीक है। क्रियात्मक समूह सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी रखता है, ये एकदम सबसे ज्यादा इसकी प्राथमिकताएं होती है। इसके बाद अगर किसी की वैल्यू है तो वह द्विबंध की। इसके बाद किसकी वैल्यू है? इसके बाद अगर किसी का वैल्यू है तो वह द्विबंध की। द्विबंध के बाद अगर किसी की वैल्यू मानी जाती है तो वह त्रिबंध की। वो क्या है? त्रिबंध की। तो क्रियात्मक समूह हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। उसके बाद अगर किसी की वैल्यू आएगी तो प्रतिस्थापी की आएगी। उसके बाद किसी की वैल्यू है तो किसकी है? प्रतिस्थापी की। प्रतिस्थापी समझ जाएंगे आप किसको बोल रहे हैं? द्वितीयक पूर्वलग्न को। इसके बाद अगर किसी के वैल्यू मानी जाती है
इसके बाद नहीं, बस ये लास्ट है, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं। तो ये प्राथमिकता अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि सबसे ज्यादा क्रियात्मक समूह की महत्व है, क्रियात्मक समूह के बाद द्विबंध की, फिर त्रिबंध की, फिर प्रतिस्थापी की, ये आगे मिलने वाला है। इतनी बात अगर आप समझते हैं तो अब मैं बात करूंगा मुख्य श्रृंखला की पहचान, कि मुख्य श्रृंखला हम किसे कहेंगे। देखिए, मुख्य श्रृंखला उस श्रृंखला को कहेंगे जिस श्रृंखला में, कार्बन के जिस श्रृंखला में क्रियात्मक समूह हो, उसको हम कहेंगे मुख्य श्रृंखला। मान लिया जाए कि क्रियात्मक समूह अगर नहीं है, जरूरी नहीं है कि सारे कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह हो ही, कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे भी हैं जिनमें क्रियात्मक समूह नहीं होगा। तो जिनमें क्रियात्मक समूह नहीं होगा उसमें द्विबंध होगा, तो द्विबंध की जो द्विबंध होगा वो मुख्य श्रृंखला होगा। अगर द्विबंध नहीं है तो त्रिबंध जिसमें होगा उसको कहेंगे हम मुख्य श्रृंखला। अगर त्रिबंध भी नहीं है तो जिसमें प्रतिस्थापी होगा उसको हम कहेंगे मुख्य श्रृंखला। अगर ये सब भी नहीं है तो सबसे लंबा श्रृंखला जो बनेगा उसको हम कहेंगे मुख्य श्रृंखला। यानी मुख्य श्रृंखला की एक नियम आप बना सकते हैं कि मुख्य श्रृंखला क्या है, तो इसके प्रति आप एक नियम सेटल कर सकते हैं, और वो नियम क्या है, मुख्य श्रृंखला के लिए आप चाहे तो एक नियम बना सकते हैं मुख्य श्रृंखला के लिए, कि मुख्य श्रृंखला किसको कह सकते हैं ना। आप यहां पे कह सकते हैं मुख्य श्रृंखला में कि जिस श्रृंखला में क्रियात्मक समूह या द्विबंध हो, द्विबंध, अगर द्विबंध ना हो, या त्रिबंध या प्रतिस्थापी, या क्या हो, प्रतिस्थापी हो, उसे मुख्य श्रृंखला कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, उसे मुख्य श्रृंखला कहेंगे। ठीक है, मुख्य श्रृंखला कहा जाता है। इनमें से अगर कोई नहीं हो, या यहां पर ये भी बात लिखते हैं, या सबसे लंबी श्रृंखला को, सबसे लंबी जो सबसे लंबा चेन बना है ना, सबसे लंबी श्रृंखला को क्या कहेंगे, मुख्य श्रृंखला कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य श्रृंखला कहते हैं। सबसे लंबी श्रृंखला अगर बन रहा हो तो उसको क्या कहेंगे, मुख्य श्रृंखला कहेंगे। तो देखिए ये एक रूल हो गया, कह सकते हैं एक जनरल रूल हो गया। ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको आगे की बात समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं कुछ उदाहरण सब इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कुछ उदाहरण समझिए। जैसे देखिए यहां पर एक चेन मैंने दिया है कार्बन का, ये सिर्फ उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूं। कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है, तो देखिए सबसे पहले क्या कहता है, मुख्य श्रृंखला की हमें पहचान करना कि इसमें मुख्य श्रृंखला कौन है। तो नियम पढ़िए, नियम कहता है जिस श्रृंखला में क्रियात्मक समूह या द्विबंध या त्रिबंध या प्रतिस्थापी हो उसे मुख्य श्रृंखला कहेंगे। तो आप अगर ध्यान देंगे तो इसमें देखिए एक श्रृंखला तो सीधा बन रहा है सी 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 सी, और एक श्रृंखला ऐसे टेढ़ा भी बन रहा है। तो देखिए अगर हम सीधा बनाते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन और प्लस में क्रियात्मक समूह आता है। ठीक है, और हम ऐसे बनाते हैं 1 2 3 कार्बन और क्रियात्मक समूह आता है। तो याद रखिएगा कि इनमें से जितना हो सके सब कुछ यूज हो जाए तो बेटर है। मतलब जिस श्रृंखला में क्रियात्मक समूह, तो दो श्रृंखला यहाँ ऐसा है जिसमें क्रियात्मक समूह आ रहा है, 1 2 3 4, ऐसे सीधा बनाने पे भी आ रहा है और ऐसे टेढ़ा बनाने पे भी मुख्य क्रियात्मक समूह आ रहा है। लेकिन याद रखेंगे ये भी तो कह रहा है कि सबसे लंबी श्रृंखला, मैंने कोशिश करिए कि सारा कुछ अप्लाई हो जाए, जितना हो सके अप्लाई हो जाए। तो अगर हम ध्यान दें तो भैया ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज, ये क्या कहलाएगा, मुख्य श्रृंखला। क्यों, क्योंकि ये तो एक तो लंबा श्रृंखला भी बना रहा है और साथ में क्रियात्मक समूह भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मुख्य श्रृंखला है। ठीक है, कुछ उदाहरण और हम पकड़ते हैं मुख्य श्रृंखला के लिए।
चलिए इसमें देखते हैं मुख्य श्रृंखला कौन सा होगा। ठीक है, ये चेन में देखिए कहता है जिस श्रृंखला में क्रियात्मक समूह, इसमें तो कहीं क्रियात्मक समूह नहीं है। कहता है द्विबंध हो, द्विबंध भी नहीं है। कहता है त्रिबंध हो, त्रिबंध भी नहीं है। कहता है प्रतिस्थापी हो, प्रतिस्थापी नहीं हो। तो लास्ट में हमें देखना पड़ता है सबसे लंबा श्रृंखला को हम क्या कहेंगे, मुख्य श्रृंखला। देखते हैं पहले कितना पॉसिबल है श्रृंखला बनना, इसमें कितना श्रृंखला बनना पॉसिबल है। देखिए एक तो सीधा बनना है, एक ऐसे टेढ़ा बना सकते हैं, एक इस तरह से आप बना सकते हैं, यानी तीन तरह का, एक सीधा, एक ऐसे टेढ़ा, दो, एक ऐसे तीन, और एक ऐसे भी बना सकते हैं, चार श्रृंखला। तो देखिए सबसे लंबा श्रृंखला कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6। सीधा बना रहे हैं तो कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, 6 कार बना रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें भी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे दो ऐसे चेन बन रहा है जिसमें 6 कार बना रहा है। कौन कौन, एक तो सीधा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सीधा में कितना आ रहा है, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। इधर टेढ़ा में भी कितना आ रहा है, 6, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं चलेगा। और कोई तरीका हो सकता नहीं। तो ये दो यहाँ पर चेन ऐसे बन रहा है जिसमें 6 कार्बन आ रहा है। अब हम देखते हैं कि दोनों में से किसको आप कहोगे कि ये मुख्य श्रृंखला है भाई। तो देखो एक नियम यहाँ पे और आपको लिखना पड़ेगा, रूल यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम रूल कहता है कि यदि दो श्रृंखलाएं समान लंबाई की हो तो मुख्य श्रृंखला वही होगा जिसमें अधिक संख्या में प्रतिस्थापी बनता हो। देखते हैं इसमें 6 कार्बन अगर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो प्रतिस्थापी में कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, 2 कार्बन। और 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेते हैं तब भी कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। यानी यहाँ पे दो मेन चेन बन सकता है। आप किसी को भी बनाएंगे तो सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं सीधा ही, ये हमारा मुख्य श्रृंखला हो गया। लेकिन अगर कम ज्यादा बनता, जैसे एक उदाहरण मैं और लेता हूं तो ये नियम आपको क्लियर हो जाएगा जो मैंने रूल लिखा है। जैसे सी 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 2 4 6, और यहां लेते हैं सी सी, यहाँ पे सी 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 सी। देखिए इस चेन में देखते हैं, इस चेन में देखिए क्या हो रहा है। इस चेन में देखिए 1 2 3 4 5 6, सीधा लेंगे तो 6 बन रहा है, 1 2 3 4, यहां ले रहे हैं तो 4 कार्बन बन रहा है ऐसे। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ले रहे हैं तो 7 बन रहा है। ठीक है, अच्छा और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ले रहे हैं तो 8 बन रहा है। और बता सकते हैं, और कोई पैटर्न बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7 ही बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेन श्रृंखला ये बन गया, इसमें कोई डिबेट नहीं है, ये मुख्य श्रृंखला बन गया। कैसे भी मुख्य श्रृंखला बन सकता है, 8 कार्बन का बन गया यहाँ पे मुख्य श्रृंखला। कभी ऐसा सिनेरियो आ सकता है तो उसमें ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तो ये मुख्य श्रृंखला की पहचान हो गया। मुख्य श्रृंखला की पहचान में आप क्या देखेंगे, सबसे लंबी जो श्रृंखला बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, मुख्य श्रृंखला कहेंगे। अब जो सबसे मेन चीज है यहाँ पे जो हम लोग देखे हैं, सबसे मेन चीज क्या, अंकन कैसे करते हैं। बस जैसे मुख्य श्रृंखला में रूल अपना है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दिए, क्रियात्मक समूह को, फिर किसको दिए, द्विबंध को, फिर किसको दिए, त्रिबंध को, फिर त्रिबंध के बाद प्रतिस्थापी को, प्रतिस्थापी के बाद किसको दिए, प्रतिस्थापी के बाद जो सबसे लंबा चेन बन रहा था उसको हम क्या कर रहे थे, मुख्य श्रृंखला कह रहे थे। अंकन में भी अंकन इस तरह से करनी है कि सबसे कम से कम नंबर किसको मिले, क्रियात्मक समूह को, क्रियात्मक समूह के बाद कम से कम नंबर किसको मिले, डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड के बाद कोई प्रतिस्थापी को मिलना चाहिए कम से कम नंबर। इस तरह से हम अंकन करेंगे। चलिए अंकन करने पर भी कुछ उदाहरण करते हैं हम लोग, है ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, सी 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 OH। चलिए इसका हम लोग करते हैं सबसे पहले अंकन। सबसे पहला काम है मुख्य श्रृंखला की पहचान। एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूं कैसा चल रहा फ्रेम। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले काम है मुख्य श्रृंखला की पहचान। भाई एक ही श्रृंखला है यहाँ पे और एक ही श्रृंखला है, तो मुख्य श्रृंखला हमारा यही हो गया। ठीक है, मुख्य श्रृंखला हो गया। अब आप नंबरिंग करिए, काउंटिंग करिए। देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, एक हम LHS से RHS जा सकते हैं, एक RHS से LHS आ सकते हैं। चलिए हम दोनों काउंटिंग कर देते हैं।
दोनों तरफ से, इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, इधर से भी करते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर मिला है। इधर से हम देखें तो क्रियात्मक समूह को कितना नंबर मिला, 1 नंबर मिला, यानी कि क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर इधर से मिल रहा है, इधर से 5 नंबर मिल रहा है। ये वाला नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग सही है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे सी 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 सी। सबसे पहला काम क्या है, मुख्य श्रृंखला की पहचान। मुख्य श्रृंखला में सबसे ध्यान देने वाली बात क्या होता है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह के बाद अगर कोई चीज है तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद कोई चीज है तो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बाद कोई चीज है तो प्रतिस्थापी है। काउंट करिए, सबसे पहले मुख्य श्रृंखला बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, सीधा गिनेंगे तो 6 कार्बन आ रहा है। अच्छा इधर 1 2 3 4, ये तो होगा नहीं, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4, ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं होगा, यानी सीधा बनाएंगे तब हमारा बनेगा मुख्य श्रृंखला, ये मुख्य श्रृंखला। अब रही बात नंबरिंग करने का, तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमारे पास दो दो प्रतिस्थापी है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है। अब दोनों प्रतिस्थापी के अंकों का योग देखेंगे कि किधर से कम पड़ रहा है। इधर से जब हम काउंट कर रहे हैं तो हमें एक 3 नंबर पे आ रहा है, एक 4 नंबर पे आ रहा है, 3 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इधर से जब हम काउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा कितने मिल रहा है, 3 पे और एक 4 पे, 3 4 7, दोनों अंकों का योग सेम आ रहा है, यानी दोनों नंबरिंग सही है। दोनों में से किसी एक को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए और कुछ एग्जांपल देखिए, सी 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 ओ एच, ठीक है। इसमें देखिए सबसे लंबा चेन बनना चाहिए और उसमें क्रियात्मक समूह भी आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 नहीं होगा, इधर नहीं, सीधा सीधा ही चेन बनेगा इसमें, क्योंकि क्रियात्मक समूह भी आना चाहिए और साथ साथ हमारा लंबा चेन भी बनना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें काउंटिंग करके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आंख बंद करके नीचे वाला सही कर देंगे, क्यों, क्योंकि क्रियात्मक समूह को सबसे ज्यादा वैल्यू देना है, तो क्रियात्मक समूह वाला हमारा सही हो गया। ये नंबरिंग करने की प्रोसेस है भैया। इसके बाद जब हम अगले पार्ट लेकर आएंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब उसमें आपको हम नाम लिखने के बारे में बताएंगे कि नाम लिखना कैसे है। आज इस वीडियो में इतना तक ही रहने दो, इतना रिवीजन करो, बढ़िया से इसका नोट्स बनाओ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अभी तक आपने अगर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आप जाकर के ज्वाइन करिए और इससे पहले 2 पार्ट जो ऑर्गेनिक में मैंने पढ़ाया है उसको जाकर के रिवीजन करो और इसका बढ़िया से नोट्स बनाओ। अगले दिन सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने का काम करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, 1 बाय 1 करके करेंगे। और अभी ये एलिफेटिक का नोमेनक्लेचर चल रहा है, एरोमेटिक का भी नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।